Hello dear student, till now we have discussed about the gravitational force, one of the natural force. So there are three remaining forces which are included in the natural force. अब ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने ये सीखा है कि अगर दो बॉडी हैं और उनका मास है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे एक ये बॉडी है, दूसरी बॉडी ये है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ गिर जाती है, इसकी तरफ नहीं जाती है। तो उसका कारण ये है कि नीचे अर्थ है, अर्थ भी एक अपने आप में बॉडी है, उसका भी मास है। दैट्स व्हाई ये बॉडी को वो अर्थ जो है अट्रैक्ट करती है अपने आप अपनी तरफ, इसलिए ये ऊपर से नीचे की तरफ चली जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कहीं पे इसमें लॉ में कोई भी वायलेशन नहीं है। लेकिन कई बार हमने प्रैक्टिकली लाइफ में ये देखा है कि ये ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से जो होना चाहिए था वो होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है, आप ऐसे अपने सूखे बालों में, ड्राई एयर्स में इसको जब आप रब करते हो और फिर किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हो जो अर्थ के ऊपर पड़े हुए हैं, तो वो इससे चिपक जाते हैं। अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दोज पीसीज ऑफ द पेपर शुड बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ एंड दे शुड नॉट कम विद दिस इंसुलेटेड बॉडी। लेकिन फिर भी वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ को छोड़ के इसके साथ आ जाते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ जो है वायलेट होता है। ऐसे ही कुछ और मैं अगर एग्जांपल बताऊँ आपको, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है। उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन जिसका मास सेम है अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ तो ये कहता है कि इफ टू बॉडीज आर हैविंग मासेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन एक्चुअल में दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करते, दे रिपेल ईच अदर। तो वहाँ पर भी ये ग्रेविटेशनल लॉ जो है वैलिड नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन पाई गई कि कुछ सिचुएशंस में, कुछ सर्कमस्टांसिस में ग्रेविटेशनल लॉ इज नॉट वैलिड। तो फिर कोई दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से कोई और फोर्स लगता है, और वो है चार्ज। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होने की वजह से वो दूसरे चार्ज्ड बॉडी पे या तो फोर्स लगाता है या दूसरे चार्ज्ड बॉडी के द्वारा लगाए हुए फोर्स को फील करता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सेकंड जो नेचुरल फोर्स है चार्जेस की वजह से, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें एक शब्द आया है इलेक्ट्रो, एक आया है मैग्नेटिक। मैग्नेट का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स, जो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर लगाता है। दैट इज ऑल्सो ए नेचुरल फोर्स। तो सेकंड नेचुरल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसके बारे में कूलम्स ने बताया था। एंड अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 placed at a distance of small r, then according to this law force of interaction between them is directly proportional to magnitude of the two charges and inversely proportional to square of distance between them। जब इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसा लिख देंगे k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², वेयर k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये K जो है दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसको हम, इसकी वैल्यू जो है SI सिस्टम में 1/4πε0 होती है, और इस वैल्यू का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ होती है। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी भी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो कूलम्स ने बताया था कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है नेचर वाइज। दूसरी बात, इसका जो लिमिट है, इसकी जो रेंज है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वैलिड करेगा, नहीं।
ये कुछ एक दूरी तक 1 मीटर 2 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मीटर तक अगर बहुत ज़्यादा फोर्स चार्ज है तो वहाँ तक इसकी रेंज होती है, उसके बाद ये फोर्स नहीं लगता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल फोर्स। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स क्या है, दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। दो मैग्नेट हैं, अगर एक मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है M1, दूसरे की है M2, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू मैग्नेट, एक की पोल स्ट्रेंथ है M1, दूसरे के पोल की स्ट्रेंथ है M2 एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r, देन फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू होती है 10 इंटू पावर -7। तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर वाइज, और रिपल्सिव भी हो सकता है। दूसरी बात, इन दोनों फोर्सेस की रेंज जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है, अप टू इनफाइनाइट नहीं है, इनकी कुछ एक मीटर तक होती है, उसके बाद ये फोर्स नहीं लगता है। और तीसरी बात, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर है। अगर इनकी रेंज में 1-2 मीटर के एरिया में कहीं मैग्नेट है या इलेक्ट्रिकल चार्जेज हैं तो उस सिचुएशन में फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत कम पड़ जाती है, उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, और इनकी वजह से जो इफेक्ट आने वाला होता है फिर वो ही हमें दिखाई देता है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये 10⁻36 टाइम्स होते हैं अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 लो। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम 1 लेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात, अगर ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग हैं तो देन व्हाई वी आर नेमिंग विद द सेम नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इनका एक नाम क्यों रखा? इनका एक नाम इसलिए रखा क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल चेंज कर सकते हैं, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेम नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूरी डिटेल ये बनती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इसकी स्ट्रेंथ जो है 10⁻36 टाइम है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसकी रेंज जो है उसकी तरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है उससे। तो इसकी नॉट सो मच हाई, इसकी तो 3 मीटर 4 मीटर, उससे ज़्यादा तो अगर बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग चार्ज या मैग्नेट है तो ही इसकी देखने को मिलेगी, ये मैक्सिमम रेंज है इसकी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करने के बाद हमने पाया कि कुछ एक सिचुएशन में वो वैलिड नहीं है, कहीं कहीं पे वो वायलेट करता है। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कहता है कि 2 चार्जेस ऑफ सेम साइन विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड ऑफ अपोजिट साइन विल अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन ये भी कहीं किसी सिचुएशन में ऐसा पाया गया कि 2 चार्जेस सेम साइन के होते हुए भी वो रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, मान लिया एक आटम है, ये आटम के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर भी वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट किए हुए हैं? अगर अट्रैक्ट नहीं किए हुए हैं मतलब वो रिपेल अगर किए हुए हैं तो उनको तो एक दूसरे को इतना रिपेल करना चाहिए था कि वो इसके अंदर रुकते ही नहीं, वो तो इसमें से चले जाते। तो फिर क्या बताया गया कि एक कोई और फोर्स भी है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर।
इस फोर्स की खास बात क्या है कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि दो बॉडीज एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखी हुई हैं। अगर दो बॉडीज एक दूसरे से बहुत ही पास पास में रखी हुई हैं तो उस सिचुएशन में ये फोर्स जो है लग सकता है। तो ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी सबसे बड़ा जो फीचर है कि ये अगर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज 1 फेर्मी के आसपास है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर, 1 फेर्मी का ये मतलब होता है, देन दिस फोर्स विल बी एक्टिवेटेड। और ये जो है हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। इसके लिए किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है उसका होना जरूरी नहीं है। जैसे एक न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता फिर भी वो दूसरे न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एक न्यूट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इनमें से किसी के पास चार्ज है भी नहीं है, तो चार्ज इज नॉट ए कंपल्सरी कंडीशन फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स है, ये जो नेचर के 4 फोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है। दिस इज द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स। इसकी जो रेंज है, मतलब ये जहां तक वैलिड है, ये सबसे कम दूरी तक वैलिड है। अगर 10⁻⁻15 मीटर से थोड़ा न्यूक्लियस से अगर हम बाहर निकल जाएं और अगर डिस्टेंस या गैप बिटवीन टू बॉडीज बढ़ जाए तो फिर ये फोर्स नहीं लगेगा। तो दिस फोर्स इज वैलिड अप टू वेरी स्मॉलेस्ट रेंज। सबसे कम रेंज का ये फोर्स है, स्मॉलेस्ट रेंज। और इसकी अगर हम स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो ये 10⁻38 टाइम्स होता है अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माने। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आप 1 मानो तो फिर ये उससे 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो 100 गुना 100 टाइम्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 10⁻38 टाइम्स। तो ये उससे इतने ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, बट दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन द नेचर। इसका खुद का नेचर ये है कि ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा। इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी चार्ज। कोई बॉडी चार्ज है या ना है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फर्क पड़ता है। अगर चार्ज्ड बॉडी नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन भी आपसे पूछ सकता है, जो अभी सेकंड फोर्स हमने किया है। तो वो जैसे फ्रिक्शन है, दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रब करती हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्प्रिंग है, उसको हम खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स जो फोर्स लगाते हैं दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और भी इस तरीके जैसे कोई रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसको आप खींचते हो उसमें टेंशन आ जाती है, वो जो टेंसाइल फोर्स है दैट इज आल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद एक ऐसा है फोर्स नेचर में जो कि परमानेंटली नहीं लगता है, वो कुछ स्मॉल टाइम पीरियड के लिए लगता है। अगर कोई फिनोमिना हो रहा होता है, उस फिनोमिना के ऑकरिंग के टाइम में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड दैट इज ए टेम्परेरी फोर्स, दैट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फोर्स। तो फोर्थ वन इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जैसे मैं कोई आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, जैसे दिस इज ए एटम और इस एटम में ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं बीटा डीके। इस तरह का कोई भी न्यूक्लियर फिनोमिना है जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया बीटा डीके, इन विच वी एलिमिनेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स। इस
प्रोसीजर के टाइम, इस फिनोमिना के टाइम ड्यूरिंग बीटा डिके जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इस टाइप का कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस है, इस तरह का कोई भी न्यूक्लियर फोर्स है, जैसे प्रोसेस है जिसका एक एग्जांपल मैंने बता दिया, इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जब ये हो रहा होता है कि ड्यूरेशन में जो एक टेम्परेरी फोर्स लगता है उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये कुछ टाइम के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए लगता है, उसके बाद ये फिर नहीं लगता है। ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है हमें नहीं पता, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है दिस इज ए टेम्परेरी फोर्स। और इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है बीटा डिके, और सबसे बड़ी बात इसका मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है। ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स होता है। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मान लो देन इट विल बी 10⁻25 टाइम्स, तो ये उससे तो स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे इसका नाम जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्सेस की भाषा में अगर बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, उनके कंपैरिजन में ये वीक है। बट नेचुरल फोर्सेस जो 4 हैं उनमें सबसे वीक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो आपने एक टेबल बना के याद रखना है, जैसे नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, and number 3 strong nuclear force, and number 4 weak nuclear force। अब इनमें अगर हम सेम फैक्टर्स का डिस्कशन करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से लगता है, दो बॉडीज के ऊपर अगर मास है तो वो उस मास की वजह से फोर्स लगता है m1 m2 डिवाइडेड बाई r², और यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो फोर्स है ये अगर इलेक्ट्रिकल बॉडीज के बारे में बात करें तो उनके बीच में ऐसे होता है 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाई r²। और अगर मैग्नेटिक बॉडीज की बात की जाए, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो μ0/4π और m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। ये m1 m2 मास को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट को। और इनके बारे में हमें मैग्नीट्यूड वाइज नहीं पता कि किस फार्मूला से निकालते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। दो अगर सेम चार्ज पार्टिकल हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर वो अपोजिट साइन के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। दो सेम पोल हैं, अगर साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का तो वो अट्रैक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये क्या है, हमेशा अट्रैक्टिव है। जैसे न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन को प्रोटॉन करता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वी डोंट नो। इसकी रेंज जो है सबसे ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट रेंज का है ये। इसकी रेंज जो है इतनी ज्यादा नहीं है, नॉट हाई, 2-3 मीटर तक, ये तो इनफाइनाइट तक है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये 1 फीरमी 10⁻⁻15 मीटर, इतनी ही रेंज है इसकी। इसकी भी अप्रोक्सीमेटली इतनी ही है, थोड़ी बहुत कम थोड़ी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो अगर हम इसको 1 मान लें तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये 10⁻36 टाइम्स होगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है 10⁻38 टाइम्स होगा, और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है 10⁻25 टाइम्स होगा। अगर इनकी एप्लीकेशंस की बात करें हम सब के, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी दो बॉडी उनके ऊपर अगर मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये हमारे को स्मॉल बॉडी प्रैक्टिकल लाइफ से लेके डे टू डे लाइफ से लेके बहुत ही बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं,
हर जगह हमारे को देखने को मिलता है ये फोर्स। तो मून है, सन है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो पूरे बड़े बड़े बॉडी से लेके और छोटी छोटी बॉडी, जैसे ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ो नीचे जाके गिरेगी, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस तरह के प्रैक्टिकल लाइफ से लेके बड़े बड़े मून, स्टार, प्लैनेट, हर जगह आपको ये फोर्स देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये चार्ज पार्टिकल्स अगर कहीं पे भी हैं या मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहीं पे भी हैं तो ये फोर्स आपको देखने को मिलेगा। और इसके और अच्छे अगर एग्जांपल बताऊं, अगर कहीं पे फ्रिक्शन है, मतलब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस अगर रब होता है तो उनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड पे इस मार्कर से लिखता हूं तो इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर नहीं लगता तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता और ये स्याही, इसकी इंक जो है बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये तो इसको पकड़ता ही नहीं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ऐसे कोई भी अगर हम बात करें, जैसे कोई स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसको आप खींचते हो, टेंशन आती है, वो टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस या एलोंगेट करते हो तो स्प्रिंग का मटेरियल जो उसका अंदर का मटेरियल जो है उसका अपोज करने के लिए जो फोर्स लगाता है, दैट इज आल्सो ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये टेंशन की वजह से हो सकता है, फ्रिक्शन मैंने लिख दिया। कोई स्प्रिंग है, उसका मटेरियल मतलब उसका इंटरनल मटेरियल जो फोर्स लगाता है, तो इस तरह के जो फोर्सेस हैं दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। फिर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 ये एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, 1 फीरमी की रेंज में जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर 1 फीरमी मतलब 10 की पावर -15 मीटर से ज़्यादा गैप हो जाता है तो फिर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वैलिड नहीं होता, फिर दूसरा फोर्स लगता है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन को हम दूर दूर रख दें तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सेइंग इफ चार्ज पार्टिकल्स आर ऑफ सेम नेचर दे विल रिपेल ईच अदर, तो फिर वहाँ पे वो लगेगा। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा पास में आ जाए 10 की पावर -15 मीटर में, तो फिर वो फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो नहीं लगेगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या बात करें, ये बीटा डिके या इस तरह का कोई न्यूक्लियर फिनोमिना जिस टाइम पे हो रहा होता है, सिर्फ उस ड्यूरेशन में ये फोर्स लगता है। तो इस तरीके से आप टेबल बना के इन सारे फोर्सेस को अच्छे से याद कर सकते हो। आपको याद करने में ये बड़ी मदद मिलेगी। आप भी खुद भी आप एक इस तरह की टेबल बना सकते हो। अगर मैं ये लाइन खींच दूं, आप कंफ्यूज मत होना। तो इस तरीके से टेबल बना के आप याद कर सकते हो। इनकी ये मेन स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब ये जो 4 फोर्सेस हैं जो हमने स्टडी किए हैं, जितने नेचुरल फिनोमिना होते हैं इनकी वजह से होते हैं। कोई ना कोई फोर्स पीछे, इनके किसी भी फिनोमिना के पीछे इनमें से कोई होता है। एक भी होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं, ये चारों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो कोई नेचुरल एक्टिविटी अगर होती है उसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नेचुरल फोर्स। अब ये 4 फोर्स जो हैं सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन 4 काम नहीं कर सकते। एक तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी को ये चारों फोर्स चाहे कुछ भी कर लें, ना तो कम कर सकते ना तो ज़्यादा कर सकते। हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट वी कांट क्रिएट नॉट एंड नॉट वी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वी जस्ट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो सबसे पहले एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो बना रहेगा। एनर्जी कंजर्वेशन इन चारों फोर्सेस के किसी के भी लगने से खत्म नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई जिसमें से ना तो मास ट्रांसफर हो सके, ना तो अंदर जा सके, ना तो बाहर जा सके, कोई कुछ भी नहीं। दूसरा, ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हो सके, ना तो एनर्जी अंदर आ सके, ना एनर्जी बाहर जा सके, दैट सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। बेस्ट एग्जांपल क्या, पूरा हमारा यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि यूनिवर्स से ना तो कुछ भी चीज बाहर जा सकती, ना कोई बाहर से अंदर आ सकती। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको क्रिएट करना, जैसे थर्मस बोतल होती है जिसमें हम चाय गर्म रखते हैं, उसमें से ना तो मास बाहर जा सकता, ना अंदर आ सकता, ना उसमें से ठंडी चीज गर्म अपनी गर्मी को गर्म चीज अपनी गर्मी को बाहर भेज सकती, ना ठंडी चीज बाहर की गर्मी को अंदर ले सकती। तो वहां पे देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। तो वो जो थर्मस बोतल होती है उसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम भी मान सकते हैं। इस तरह का कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved और constant। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी को। हाँ, हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोटर चला सकते हैं उससे। कहीं पे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल है, उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं पे हीट एनर्जी अवेलेबल है, उस गर्मी से हम कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें पहले सिर्फ इतना ही पढ़ते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने ये बताया कि एनर्जी को भी हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और ये जो कांस्टेंट है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, E/mc²। इसलिए ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मास एंड एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन इंक्लूड है। जब मैं ये बोलता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, उसका मतलब उसका मास भी उसके अंदर आ गया। मतलब मास और एनर्जी दोनों को मिला के जो टोटल एनर्जी बनती है वो कंजर्व्ड है। एनर्जी इटसेल्फ एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी से मास भी बन सकता है, मास से एनर्जी भी बन सकती है, लेकिन ये एनर्जी और मास का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। हम चारों नेचुरल फोर्सेज में से कुछ भी कर लें, उन चारों को भी लगा लें, 2 को लगा लें, 3 को लगा लें, अकेले को लगा लें, कैसे भी लगा लें, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उन चारों फोर्सेस के पास करने के लिए और सब कुछ है, बट दे कांट डिस्टर्ब द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहली बात तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर। और इसका क्या काम है, जो मोशन होता है किसी बॉडी का, मोशन को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर को यूज करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो मोशन मेजरमेंट कि किस बॉडी का मोशन कम है, किसका ज़्यादा है, किसका कितना है, मोशन मेजरमेंट के लिए जो पैरामीटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी कितनी भी बॉडीज हैं, 1 2 3, मान लिया ये एक दूसरे से टकराती हैं, कोलिजन होता है,
इसकी अपना मास अपनी वेलोसिटी मान लिया इनिशियली, इसका मास अपना है, इसकी वेलोसिटी अपनी है, इसका मास अपना है, इसकी वेलोसिटी अपनी है। तो आफ्टर द कोलिजन हो सकता है कि एक की वेलोसिटी घट जाए, दूसरे की बढ़ जाए, एक की घट जाए, इसकी बढ़ जाए, इसकी घट जाए, इसकी बढ़ जाए। लेकिन जो नेट लीनियर मोमेंटम है, जितना पहले है इन सब का मिला के उतना ही बाद में होगा। कब? एक कंडीशन है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इनको डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स का इंटरफियर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेट लीनियर मोमेंटम of an isolated system will always remains constant और conserved। कुछ भी एक शब्द हम लिख सकते हैं। तो नेट लीनियर मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा। ये हो सकता है कि एक बॉडी का मोमेंटम घट जाए, दूसरी का बढ़ जाए, या दूसरी का घट जाए, पहले वाली का घट जाए, बढ़ जाए, लेकिन नेट लीनियर मोमेंटम जितना इन तीनों का मिला के पहले था उतना ही बाद में होगा, कोई कोलिजन हो, कोई भी फिनोमिना हो। बस कंडीशन क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स। किसी एक्सटर्नल फोर्स का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये कब? ये जो है हमेशा वैलिड होगा। जो हमारे चार नेचुरल फोर्सेस हैं वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें कुछ भी नया सीखने का नहीं है, ये सब कुछ लीनियर मोमेंटम से ही रिलेटेड है। लीनियर मोमेंटम कब होता है? कोई बॉडी जब सीधे रास्ते पे चल रही होती है। एंगुलर मोमेंटम कब होता है? कोई सर्कुलर पाथ पे चलती है। तो जब सर्कुलर पाथ पे चलती है उस टाइम उसके मोशन को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो वो यहाँ पे भी सेम है। दो तीन बॉडी कितनी भी है, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, दे आर ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो दे आर हैविंग सम एंगुलर मोमेंटम। तो जितना इनका एंगुलर मोमेंटम पहले है उतना ही बाद में होगा, चाहे वो टकरा भी जाए, कुछ भी हो जाए। एक का घट सकता है, दूसरे का बढ़ सकता है, पहले का बढ़ सकता है, दूसरे का घट सकता है, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन टोटल जो लीनियर मोमेंटम है वो जितना इनिशियली होगा उतना ही फाइनली होगा। अब वहां पे एक कंडीशन हमने रखी थी कि इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क, क्योंकि अब एंगुलर मोशन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है उस सिचुएशन में नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ an isolated system will always remains constant or conserved in the absence of any external। अब फोर्स की जगह लिखना है आपको टॉर्क। फोर्स लिखते हैं जब लीनियर मोशन होता है और उस टाइम पे होता है लीनियर मोमेंटम, बट हियर इज एंगुलर मोशन, सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम एंड एट द प्लेस ऑफ फोर्स वी विल राइट टॉर्क। तो बस सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एंगुलर मोशन हो जाने की वजह से सब कुछ एंगुलर का लगाना, मोमेंटम भी टॉर्क भी। और लास्ट जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें बहुत सारी बॉडीज हैं, जैसे दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें एक बॉडी ये है, दूसरी ये, कई सारी बॉडीज हैं।
तो नेट चार्ज जितना पहले है इनका उतना ही बाद में होगा। हो सकता है एक का चार्ज घट जाए, इस पे से इस पे ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है इसका चार्ज इस पे से इस पे ट्रांसफर हो जाए और इस पे से जाके इस पे चला जाए। तो इनमें इंटर ट्रांसफर तो हो सकता है चार्ज का, जैसे एक में से इलेक्ट्रॉन निकल गए दूसरे के ऊपर चले गए या दूसरे में से निकल गए फर्स्ट पे आ गए, बट नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके लिए कोई फोर्स या टॉर्क ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो या टॉर्क ना हो। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये किसी भी फिनोमेना इसमें हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बॉडी का घट सकता है दूसरे का बढ़ सकता है, ऐसा तो हो सकता है, बट नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।